नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए 16 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं, यूपीएससी का 2021 के लिए आप लोग हमारा टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आखिरी के समय पे तो आपका जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में आपको तैयारी करनी है तो ठीक। 8564880530 ये हमारा नंबर है, साथ ही साथ 9696066089 भी नंबर है। इस पर आप लोग कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं ठीक। जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, उस पर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज आप लोग लिख के जो है सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी लिखेंगे तो ये सारे चैनल फ्री हैं, आप इसको ज्वाइन करिए। सारे नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में मिलेगी आपको ठीक। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5 आज के हैं और साथ में 2 एमसीक्यू भी हम लोग कराते हैं, वो यहाँ पे लिखते नहीं लेकिन होते हैं। वो आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम में किस तरीके से एमसीक्यू टाइप बेस्ड वाले क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। जो 5 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, वो ये वाले हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ठीक, इनके बारे में देखा जाएगा। क्या क्यों आया क्वाड कंट्रीज़, ये वैसे तो आप लोग जानते हैं लेकिन इसकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये क्यों आया, कब आया, क्या क्या इसका महत्व है आज के टाइम पे ठीक, क्या प्रासंगिकता है इसकी, क्या रेलेवेंसी है, ये सारी चीज़ें। अगला है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला स्ट्रेटजिक रणनीतिक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, रणनीतिक क्यों है देखेंगे। क्या परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक ओशियन जो है वो पिघल रहा है, वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से एक और महामारी आ सकती है जैसे कोविड टाइप की, क्या हो सकता है ऐसा कुछ देखेंगे। और टार बॉल्स क्या होती हैं ठीक, टार बॉल्स क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो आज का महत्वपूर्ण दिवस है 16 सितंबर को, वो है आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ठीक, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ठीक, ये ध्यान है। अच्छा, ओजोन लेयर संबंधित बताइए कौन सा कन्वेंशन होता है और कौन सा प्रोटोकॉल ठीक है, सारे बताना। प्रोटोकॉल 2 हैं, चलो बता देना थोड़ा बहुत, ये जरूर इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जो हमारे सीएम हैं उन्होंने ये कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई तो वो जिस ज़मीन पे बनाई गई थी वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो है दान में दी थी। तो लेकिन अलीगढ़ में क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही जाना जाता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन्होंने ये कहा था कि हम महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए भी जो है कुछ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी 14 सितंबर को फाउंडेशन स्टोन जो है इस यूनिवर्सिटी का, जो एक तरीके से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को मतलब उनकी याद में या फिर उनका भी नाम आए कि भैया उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ज़मीन देने पर, जो अभी तक उनको मान्यता नहीं दी गई थी वो अब दी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो ये वाली सारी चीज़ें। अब हम लोग हिस्ट्री के, अब हिस्ट्री देखो एक क्या होता है कि हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, जो बुक्स हैं एनसीईआरटी है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, रोज़ रोज़ बदलती नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो नई चीज़ें आ रही हैं वो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन आजकल ढूंढ रहे हैं कि वहाँ से जो है वो कुछ दे सके। तो अब हिस्ट्री का भी करंट अफेयर आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब समझ लेते हैं इनके बारे में, पर्सनालिटी बेस्ड भी हो जाएगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे और अंतरराष्ट्रवादी थे ठीक। अगर आप इनको देखो बहुत ही प्रतिभाशाली मतलब आदमी थे। 1957 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा मथुरा से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ा, मतलब किसी पार्टी वार्टी के उसमें नहीं लड़े थे और फिर भी जीते थे। उस समय जो है जनसंघ होती थी, जनसंघ के बाद फिर वो बीजेपी आज हो गई। तो जनसंघ में उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी 4थे नंबर पे आए थे।
तो समझ रहे हो? तो ये होता है कि कभी भी हार जाओ तो हार माननी नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार देखो बाद में प्रधानमंत्री तक बने। बस ये है कि मेहनत की बात है। तो खैर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे उस समय जीते थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उस समय, ठीक, स्वतंत्र उम्मीदवार थे। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अब देखो कितनी बड़ी बात, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1915 में, तो काबुल में जाके, ठीक, जैसे तो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही सारी चीजें होती थी, तो काबुल में जाकर महेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहां पे बनाई थी, ठीक है ना, भारत की अंतरिम सरकार, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। और उन्होंने खुद को जो है वहां का जो है पूरा प्रेसिडेंट टाइप से बनाया था, और एक और थे उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया था वहां का, ठीक है, उस समय जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। तो महेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे वो जापान चले गए, भाग गए एक तरीके से बचने के लिए। और 1932 में इनका जो है, हालांकि देखिए इलेक्शन तो इंडिया में आके लड़ा ना, तो जब इंडिपेंडेंस होने वाली थी तो उससे 1 साल पहले यानी कि 1946 में ही वापस आ गए थे इंडिया जो है जापान से। और इस बीच 1932 में इन्होंने नोबेल प्राइज, पीस प्राइज के लिए भी इनका नॉमिनेशन हुआ था। मतलब काफ़ी था, मतलब बंदा, मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब हर फील्ड में देखना आप धीरे धीरे। वो भी उस समय की बात हो रही है जब आज के टाइम पे हम नहीं कर पाते इतने काम, ठीक है ना। आज सब कुछ है, सोशल मीडिया इतना आसान है, उस समय तो और डिफिकल्ट था। लेकिन चाह रहा वाली बात है। राजा जो थे वो फाइनली इंडिया में आए इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले, और फिर महात्मा गांधी जी के साथ में काम करने लगे। उन्होंने फ्री इंडिया में पंचायती राज का जो आदर्श जो है रखना चाहिए, इसके लिए काफ़ी परिश्रम किया था। आपका महेंद्र प्रताप सिंह जी की अगर अर्ली लाइफ के बारे में देखें, एक्सट्रीमली सॉरी, तो अच्छा चलिए वाइफ की बात भी बताया। तो जो उनकी वाइफ थी वो सिख थी, ठीक है। 1907 में ये वर्ल्ड टूर करने निकल गए थे अपनी वाइफ के साथ में। क्या बात है। आज जो है, जो कई सारी महिलाएं जो होती, पत्नियां होती, वो इसी बात पर परेशान रहती है या कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, ये उस 1907 में वर्ल्ड टूर पे निकल गए थे। और जो है इनकी जो आपकी जन्म हुआ था वो जाट फैमिली में हुआ था, हाथरस में 1886 में, ठीक। और ये फिर वापस आपके आए जो है वर्ल्ड टूर करने के बाद, और उन्होंने एक टेक्निकल स्कूल चालू किया मथुरा में, ठीक है, जिसका नाम रखा प्रेम महाविद्यालय। और ये कहा जाता है कि ये भारत का पहला पॉलिटेक्निक था, ठीक। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका क्या कनेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद अलीगढ़ से राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ने चले गए अलीगढ़ में। इसी का नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था, समझ गया ना। तो आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका पहले क्या नाम था बताइए कमेंट करके, सामने ही है यार। ऑल्दो इन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन स्नातक पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटी का ये इनको एलुमनाई माना जाता है, पूर्व छात्र की तरह गिना जाता है। हालांकि ये ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, जो सच्चाई है। और जो है काफ़ी प्रोमिनेंट नोटेबल्स जो इनका था महेंद्र एरिया में, कि जो महेंद्र प्रताप के फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो एजुकेशनिस्ट के बहुत करीब थे, रिफॉर्मर के बहुत करीब थे, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, जो कि फाउंडर भी थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और कई और लोगों की तरह ही फैमिली ने सर सैयद अहमद खान के एफर्ट को भी जो है मदद करी और सेटअप करने में यूनिवर्सिटी के। फैमिली जो है, जो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की फैमिली थी, उन्होंने ज़मीन दी थी एएमयू को, और कुछ ज़मीन जो है लीज पे भी दी थी, किराएनामे पे भी दी थी, कुछ जरूर डोनेशन भी दी थी, बात सही है। लेकिन वो मतलब राजा महेंद्र प्रताप थे, उन्होंने खुद भी लैंड और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दी थी, इनको भी दी थी, एएमयू को भी दी थी, जिसमें कि कुछ डोनेशन के रूप में थी और कुछ जो है किराएनामा के रूप में थी। अच्छा, फैमिली जो थी महेंद्र जो प्रताप सिंह जी की, उनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि उनका नाम ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर जो है उनके नाम पर रख दिया जाए, कभी भी नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए शायद अभी सीएम जो है उन्होंने अलग से एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। सबका जो जिसमें भी कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज जरूर करना चाहिए। और ये चाहते थे कि बस उन्होंने जो काम किया है उसका पब्लिसिटी होना चाहिए और वाइडली नोन होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, ठीक। कंट्रीब्यूशन जो है फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी तगड़ा है इनका। इन्होंने अपनी जो स्टेट थी उसको छोड़ दिया 1914 में, और भारत की स्वतंत्रता में संग्राम में जो है कूद पड़े। 1 दिसंबर 1915 में भैया काबुल में जाके भारत की पहली, याद रखना, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने बनाई।
और ये काबुल में कौन सी जगह थी, बाग-ए-बाबर, ठीक उस जगह पे इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बनाया, और जो मौलाना बरकतुल्ला थे इनके साथ भोपाल वाले, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया था। महेंद्र प्रताप ने इसके बाद जो है अपना बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैवल किया, रेवोल्यूशनरी फाइटिंग जो भी कर रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो है सबको अलग अलग कंट्रीज़ में जाके लोगों को कहा कि भैया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए मदद करिए। जर्मनी गए, जापान गए, रशिया गए, कई सारे राजनीतिक जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करी। यहाँ तक कि 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इसको रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसके हीरो थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना। 1919 में 2 साल के बाद 1919 में ये उनसे जाके भी मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है यार। मतलब ये लोग क्या आदमी थे यार उस समय, ठीक है। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ इनका 1929 में, जो है महाराणा प्रताप ने वर्ल्ड फेडरेशन जो है चालू किया, लॉन्च किया बर्लिन में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन बर्लिन में किसने चालू किया था? राजा महेंद्र प्रताप जी ने चालू किया था। और 1932 में नोबेल पीस प्राइज के लिए इनका जो है नामांकन भी किया गया, नॉमिनेशन भी किया गया। स्वीडिश डॉक्टर थे N.A. नील्सन, इन्होंने किया था, जो कि एक मेंबर भी थे कमीशन ऑफ परमानेंट इंटरनेशनल पीस ब्यूरो में, ठीक। इसके बाद देश में वापसी की और भारत में राजनीतिक कैरियर 32 साल बाद जो है भारत के बाहर रहने के बाद ही वापस आए। 1946 में, 1957 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जो कि मैंने आपको बताया है। इन्होंने हराया था आपका चौधरी दिगंबर सिंह जी को, और वाजपेयी जी 4th आए थे। और महेंद्र प्रताप सिंह जी भले ही जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब भी उनको 40% वोट मिले थे, जो कि एक बड़ी बात है। तो ये जो है पर्सनालिटी बेस्ड था, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए भी और यूपीएससी वालों के लिए भी, अदर स्टेट पीसी एग्जाम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन हिस्ट्री के करंट अफेयर भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री स्टडी सब्जेक्ट है। और इसी तरीके के जो है, अब आयोग भी क्या करे यार, कितना खोदे, कितना फिर बाहर से क्वेश्चन पूछने लगता है, तो अब जो है लोगों को लगता है यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर में है, तो वो क्वेश्चन दें, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रही बात? समझिए कि एग्जाम जो आप दे रहे हो उसकी डिमांड क्या है। क्वाड कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। देखिए पहली बार जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया है कि फर्स्ट इन पर्सन, ठीक है ना, मीटिंग होगी क्वाड कंट्रीज से। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन है? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो अब ये पहली बार इन पर्सन, मतलब ये चारों लोग मिलेंगे, मीटिंग होगी 24 सितंबर को होगी मीटिंग व्हाइट हाउस में, ठीक है। नहीं, व्हाइट हाउस में होगी, कहाँ होगी ये कमेंट करके बताइए। व्हाइट हाउस से जो बिडेन ने ये चीज़ बोली है, ठीक। कौन कौन आएगा? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। योशिहिदे सुगा जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपके नरेंद्र मोदी आपको पता ही है, और आपके जो बिडेन जो है प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, ठीक है। और मीटिंग जो है क्वाड लीडर्स की होगी। इसके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, कोविड-19 से कैसे लड़ना है, क्लाइमेट चेंज, साइबर स्पेस और सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि सबसे बड़ा जो है मुद्दा है भारत और प्रशांत महासागर का। एक्चुअली ये कहा जाता है, क्रिटिसिज्म रहता है कि चाइना के अगेंस्ट ये बनाया गया है। और अभी तो बात चल रही है क्वाड की पहली मीटिंग है, और क्वाड प्लस भी आने वाला है, जिसमें कि साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड को भी जोड़ा जाएगा। ये लोग भी परेशान हैं चाइना की गुंडागर्दी से। क्वाड को देखिए 2004 के बाद में जब सुनामी आई थी भारत में, तो उसके बाद 2007 में बनाई गई थी। उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने लिया था इसमें पार्टिसिपेट। फिर उसके बाद आपसी बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेशन जो है एक मुद्दा, एक उद्देश्य नहीं बन पाया, तो उसके बाद फिर से सब ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि ये पहल चालू करी थी जापान की तरफ से, ठीक है ना, 2007 में। फिर उसके बाद 2017 में फिर से देखा गया भैया चाइना कुछ ज़्यादा ही अपनी गुंडाई कर रहा है। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अब जैसे साउथ चाइना सी है, कह रहा है ये हमारा है पूरा, और वहाँ से इतना ज़्यादा लाखों करोड़ों अरबों रुपये का जो है या फिर डॉलर्स का जो है वहाँ से ट्रेड चलता है। वो इंटरनेशनल रूट है, और उसको बता दे रहा है ये तो हमारी, मतलब सो के उठ के आते हैं, अरे हमको सपने में आया है कि ये जो है हिस्टोरिकली हमारा था। 9 डैश लाइन जिसे बोलता है, ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है साउथ चाइना सी में। अच्छा, 9 डैश लाइन किस जगह से संबंधित है? साउथ चाइना से संबंधित है, और चाइना इसको ये बोलते हैं कि ये हमारा एरिया है पूरा। तो ये सारी चीज़ें गुंडाई कर रहे थे। तो फिर 2017 में फिर से क्वाड, मतलब कि ये यूएसए, चाइना और यूएसए, इंडिया और अब ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन लोगों ने मिलकर जो है क्वाड बनाया। और इसमें अब देखिए यहाँ पे अभी भी इसमें क्रिटिसिज्म ये है क्वाड का कि इनका जैसे नाटो है, उनका एक उद्देश्य है कि हम लोग, उनका जो एक मैंडेट है, उनका एक सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय
क्वाड का नहीं है। पहली बार तो मीटिंग हो रही है इन पर्सन, ठीक। उनका कोई एक प्रोविजन, एक कोई चार्टर वार्टर नहीं है जैसे कि यूएन में होता है, ये सब कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये भी लगता है कि यार खाली उन्होंने बना दिया, अभी को सब हो सकता है कि जैसे ही एक का जो है कोई बेनिफिट करवा दे चाइना तो हो सकता है ये अलग हो जाए, या फिर कोई एक कभी भी भाग सकते हैं, कभी भी टूट सकता है ये, ठीक। और साथ ही साथ क्वाड ज़्यादातर करता क्या है भाई साहब कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक दूसरे के साथ करता रहता है, ठीक। मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये वाला वो वाला ये सब, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। और इसका फोकस क्या है, इंडो पैसिफिक का, ठीक। अभी और कुछ चीज़ें भी जोड़ दी जैसे कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो है मेन फोकस, लेकिन वही था मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा इंडो पैसिफिक रीजन में। एक तरीके से इंडिया की भी मजबूरी सब लोग का, चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला रहा है, ठीक। तो इंडिया को घेर रहा था, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे बोलते हैं। तो इंडिया ने भी क्या कर रहा है कि चाइना को घेर रहा है, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उधर यूएसए है ही है, इंडिया इधर हो गया। यूएसए इंडिया को और कई सारे लॉजिस्टिक्स वाले जो है, अभी आप लोगों ने देखा है कि डिफेंस वाले जो हुए हैं, लेमुआ हो गया, आपका बेका हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीके चाइना को घेर रहे हैं इससे कि जो है उसकी कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज चाइना के जो है बहुत ही अलग जो है उद्देश्य हैं दुनिया में राज करने के, और चाइना अगर आ गया तो वहाँ पे समझ लो कितना इंटरनेट, कितने बच्चे, कितना सब कुछ जो है सरकार और एक ही पार्टी है, ठीक, वही सब कुछ तय करती है। तो दुनिया में अगर चाइना टाइप का रूल आ गया, कई लोग तो फंस जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे लोग जो उनको तो खाली पैसा चाहिए, जो भी कहेगा नाचेंगे वो। तो उस हिसाब पहले यूएसए के सामने नाचते थे, अब चाइनीज लोग के साथ में चाउमीन खाते हुए नाच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इंडिया ये सब जानता है, और बाकी यूएसए और सभी कंट्रीज़ के अपने अपने कुछ ना कुछ जो है इसमें बेनिफिट है। लेकिन चाइना जैसा जो है तानाशाह बैठ जाए, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो क्वाड का फॉर्मेशन आपका यही जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया सुनामी के बाद हुआ था 2007 में। शिंजो अबे थे जापान के, उन्होंने चालू किया था। अच्छा, क्वाड का फुल फॉर्म क्या बोला गया था पहले, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक। और इसको एशियन आर्क डेमोक्रेसी का बनाने की बात कही गई थी। इसका क्रिटिज्म यही था कि ये कुछ नहीं है, एंटी चाइना ब्लॉक है, बस यही सब चीज़ें हैं। इसका कोई भी, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये फेड हो गया, फिर 2017 में फिर से आया चाइना की जो है बढ़ती हुई जो है गुंडाई की वजह से। और फिर इसके जो है कोई भी आपका सेक्रेटरी सचिवालय नहीं है, कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी परमानेंट नहीं है, स्थायी रूप से कुछ भी नहीं है, मतलब ये कहा जाए जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है, यूनाइटेड नेशन में होता है, नाटो में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और खाली काम क्या होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादातर ये लोग, और इस पर दिखाते हैं हम लोग एक साथ हैं, डिप्लोमेटिक है, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव जो है इसके यही है कि भैया कोविड-19 क्राइसिस, वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ाना है, साथ ही साथ जो है आपका आपका इंडो पैसिफिक में जो है रूल बेस्ड ऑर्डर चलना चाहिए, चाइना गुंडई नहीं चलना चाहिए, उसकी बात है। क्वाड प्लस की भी बात चल रही है जिसमें कि साउथ कोरिया, आपका न्यूजीलैंड और वियतनाम को भी जोड़ा जाएगा, ठीक। समझ आ गई पूरी चीज़। नॉर्थ कोरिया ने अभी पहला रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है, ठीक। नॉर्थ कोरिया फर्स्ट स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल टेस्ट। अब देखो, पहले तो यहाँ पे संदर्भ देख लेते हैं कि हुआ क्या है। जो वहाँ का नॉर्थ कोरिया का एकेडमी ऑफ नेशनल डिफेंस साइंस है, उसने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, यानी कि जमीन के पैरेलल उड़ने वाला जो है मिसाइल, जमीन के पैरेलल, ठीक। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और करते हैं, तो मैंने ये बनाया भी था, जैसे कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो ऐसे जाती है ऊपर और फिर नीचे आती है। क्रूज मिसाइल जो होती है सतह के साथ में पैरेलली उड़ती है, ठीक। मान लीजिए ये ऐसे सतह ऐसे है, ऐसे, तो ये ऐसे उड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे उड़ेगा, ऐसे। इसमें खुद का ही जो है आपका गाइडिंग सिस्टम भी होता है, खुद से गाइड कर लेता, नहीं तो ये सीधे जाके इसमें लड़ जाता। इसको पता है कि हमें इतनी हाइट पे रहना, कम हाइट पे उड़ता है, वायुमंडल के अंदर ही उड़ता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो जो है वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, फिर वापस आता है, ठीक। तो राडार से बचने की वहाँ पे कोशिश करता है। यहाँ पे क्या है कि ज़मीन के इतने करीब उड़ रहा होता है ये क्रूज मिसाइल, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी जो है राडार से बच जाता है। अपना इसका जो है गाइडिंग सिस्टम होता है, पैरेलल उड़ता है, ये सारी चीज़ें खूबियाँ होती हैं, ठीक। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने जो किया है इसमें सबसे जो है एक अलग जो है रणनीतिक बात ये है, दो तरीके की। एक तो ये लॉन्ग रेंज है, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज है तो पानी से उड़ते हुए जो है यूएसए तक पहुंच सकता है। देखो हमेशा नॉर्थ कोरिया बोलता ही यही है कि हमने ऐसा बना लिया मिसाइल, सीधे जो है कैलिफोर्निया पे मार देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही बोलता है वो। तो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल किया है
दूसरा रणनीतिक यह है कि जब से अफगानिस्तान, ये हम लोगों ने पीछे भी नॉर्थ कोरिया से पढ़ा भी था, फिर से बता रहा हूं आज ये, कि जब से जो है यूएसए अफगानिस्तान से निकल के गया है, काफ़ी जो है फोकस सारी दुनिया का अफगानिस्तान में बना हुआ है, यूएसए भी वहाँ बैठ के अब उस पर फोकस कर रहा है। तो क्षेत्रीय राजनीति में अगर देखा जाए वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, तो नॉर्थ कोरिया भी जताना चाहता है कि यार हम भी तो हैं, हम तो यहाँ पे हम शरारती बच्चे थे ना यार पूरे वर्ल्ड में, ये तुम अफगानिस्तान की तरफ, तालिबान की तरफ क्यों रुख कर रहे हो, तो हम हैं शैतान बच्चे, हमारी तरफ आओ। तो वे फिर से जो है इस तरीके की जो है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टेस्ट करेगा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं कि इसको खुला छोड़ रखा है कि ये सब टेस्ट वेस्ट करो, जो इनके ऊपर यूएन ने सैंक्शन लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं यूएसए के जो है कवायद पर, वो सैंक्शन जो है क्रूज मिसाइल के टेस्ट को रोकते ही नहीं है। तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रतिबंध लगाए गए पीस और शांति ये सारी बात करने के लिए, वो सब जो है खोखले हैं। इस नॉर्थ कोरिया अपना जो है न्यूक्लियर जो है सिस्टम चालू कर रहा है। हाँ, इसमें रणनीति ये भी चीज़ है, ये जो क्रूज मिसाइल है इसमें न्यूक्लियर वेपन भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो दुनिया में जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास आओ और जो है हमें फिर से जो है तवज्जो दो, हमें फिर से जो है हम भी महत्व रखते हैं दुनिया में जो है शैतानी ताकतों की तरीके से। एक तो ये हो गया, दूसरा लॉन्ग रेंज और तीसरा न्यूक्लियर, इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल बोला जा रहा है। समझ में आ गया? ये टेस्ट अभी किया गया है पर्टिकुलर रीजन में, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दी गई हैं। नॉर्थ कोरिया का ये मैप हम लोग पहले कर चुके हैं, ये डीमिलिटराइज्ड जोन है, येलो सी इसके ईस्ट में पड़ता है, कोरियन बे हो गया, ये आपका ईस्ट सी हो गया, सी ऑफ जापान इसके ईस्ट में हो गया, येलो सी इसके वेस्ट में पड़ता है नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल है। पॉपुलर साइंस जो है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये फास्ट मूविंग है, गाइडेड बॉम्ब है और बहुत ही वेरी लो पैरेलल चलता है, जो मैंने आपको बताया। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे अलग होता है, अपना वायुमंडल के अंदर ही रहता है, ये इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है और ये इस तरीके का डिज़ाइन होता है, ट्रैवल करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही। और इसकी जो कम हाइट की वजह से ये रडार से भी बच जाता है, ठीक, डिटेक्ट नहीं हो पाता है। और इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा के इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक। इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बारे में, तो भैया प्रतिबंध जो है ये क्रूज पे टेस्ट करने पर लगाता ही नहीं है, ठीक। तो तरीके से नॉर्थ कोरिया कुछ भी करे उस पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर कितने प्रतिबंध लगा लो, कोई उसके ऊपर मना ही नहीं है, तो वो फिर भी आसानी से चल रहा है। और इसी वजह से काफ़ी परेशान है साउथ कोरिया, जापान, यूएसए। लेकिन चाइना मुझे परेशान नहीं लगता। चाइना तो मुझे लगता है कि भैया अंदरूनी मदद करता है नॉर्थ कोरिया की, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है, नॉर्थ कोरिया को लग रहा है यार कि हम रीजनल जो सिक्योरिटी कंसर्न यूएसए का तालिबान की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं, हम फिर से वापस को लाएं। और फिर इस तरीके के जो छोटे देश होते हैं नॉर्थ कोरिया टाइप के, ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तानाशाही करते हैं बैठ के और जो है खाली ये दिखाएंगे हाँ सब कुछ गुड गुड है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक। बम बम बना के फिर वो होता नहीं, मोहल्ले में एक होता हुआ है कि मतलब निठल्ला टाइप का बदमाश होता है, उसको कुछ नहीं है, कभी रिक्शे वाले पकड़ के चाटा मार दिया, कभी कुछ कर दिया, ताकि थोड़ा बहुत जो है वो कर ले, अपना डर बनाए रहे और किसी से कुछ जो है अपना करते रहे। शर्ट के बटन खोल के छाती बाल दिखाते हुए इधर ही उधर घूमते रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं होता है। तो उनको ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें करनी होती है, ठीक, ताकि उनका कुछ ना कुछ बना रहे और इससे ज़्यादा इनकी कोई भी जो है प्रोग्रेस वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो यूएस मिलिट्री इंडो पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा कि हाँ हमें मालूम है ये टेस्ट वेस्ट हुआ है और हम नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटी पे हम नज़र रख रहे हैं, हम इस पे सारे काम कर लेंगे, ठीक। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बात तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल क्या, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर आपको ये देखना है कि इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिया की मिसाइलें कौन सी बैलिस्टिक हैं, कौन सी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस हो गई, अग्नि मिसाइल जैसे आपकी बैलिस्टिक हो गई, तो इन सब के बारे में आज मिसाइल इंडियन मिसाइल सिस्टम पूरा पढ़ डालना, ठीक। होमवर्क है ये, आपका जो है इसमें आ भी सकता है, ठीक है ना, प्रीलिम्स में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या जो है परमाफ्रॉस्ट जो है उसके पिघलने से एक और महामारी हो सकती है। और आपको मालूम है विषुवत रेखा ये हो गई, आपका जो ये है आर्कटिक ओशियन जो बना हुआ है, इसमें रशिया आता है, साइबेरिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, ये सारी एरिया आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव के पास में ये आर्कटिक ओशन जो है ये परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट का वैसे तो आप अगर इसको संधि विच्छेद करो तो परमानेंट फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ, और वहाँ की जैसे हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्रों में सॉइल मृदा ये ज़मीन होती है, वहाँ की ज़मीन ही बर्फ़ है, ठीक है ना। उसी पे उन लोगों ने रेलवे वो परमानेंट फ्रॉस्ट है यार, मतलब वो ज़मीन ही वहाँ की वही, उस पर रेलवे बना रखी है, रोड बना रखी है। अब ये क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो आपका पिघल रही है,
परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। परमाफ्रॉस्ट की हालांकि डेफिनेशन जो है वो ये है कि लगातार 2 साल तक 0 से नीचे अगर टेम्परेचर रहता है तो वो जो है परमाफ्रॉस्ट मानी जाती है। उसमें वही सॉइल वेल सब कुछ जो है आइस वाइस बनी रहे तो उसको परमाफ्रॉस्ट माना था। अब तो बोलेंगे ही भाई ये डेफिनेशन क्यों, क्योंकि 2 साल के अंदर ही पिघलने वाली है। तो ये चीज़ है कि आपका अब ये रोड बनी हुई है, आपके रेलवे बने हुए हैं, ये सब चीज़ों के साथ साथ ये तो है ही है। अब ये तो चले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। इनको रोकने के लिए कनाडा में तो भैया कई सारा इंतजाम कर रखा है कि वो ठंडा रहे, परमाफ्रॉस्ट रहे, ताकि उनका जो है रोड खराब ना हो, रोड चलती रहे। और रोड भी कितना बहुत कम दूरी की है। तो ये सब भी लफड़ा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है IPCC की, इसका फुल फॉर्म होता है अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। ठीक, UN के द्वारा ये बनाया जाता है। ये एक खाली जो अलग अलग देशों से जो है डेटा उठा के उसको कंपाइल करता, सिंक्रोनाइज करता है। सिंपल सी काम है। इसके बारे में जरूर पढ़ना। 5th वाली अभी इसने अपना सिंथेसिस रिपोर्ट दी है, उससे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो अब ग्लोबल, अब देखो परमाफ्रॉस्ट जो यहाँ पे ये जो आपकी बनी हुई है, इसमें जो है कई सारे, पहले तो इसको बुलाता था जब तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी कि कार्बन का स्टोरेज है ये एरिया। ठीक, कार्बन को स्टोर करके रखती है। लेकिन अब जब मेल्ट हो रहा है तो इससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। साथ ही साथ जो है आपको मालूम है यहाँ से मीथेन का भी उत्सर्जन हो रहा है। और मीथेन जो होती है 20-30 गुना ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा जो है आपका कार्बन से जो है ज़्यादा खतरनाक होती है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से आपका मीथेन। तो ये सब भी उत्सर्जित हो रहे हैं। और इसमें देखो एक तो ये हो गया, एक ये इम्पैक्ट आ गया। साथ ही साथ जो पेंडेमिक की बात हो रही है, महामारी की बात हो रही है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि रशिया में देखा गया कि बहुत बड़े बड़े मैमथ कंकाल मिले हैं। पहले आप लोग पता होगा, आप लोग देखा होगा कि बहुत जैसे हाथी होती और शेर जो है आपका लायन, ये सब बहुत बड़े साइज के होते थे जब इंसान नहीं था। और मतलब धरती अपना जो है इस तरीके के केचर्स काफ़ी बड़े थे, तो उनके कंकाल भी मिले हैं। अब वो कंकाल जैसे जैसे दिखने लग रहे हैं अब, और जब वो अब बैक्टीरिया, एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रोज हो गया, और अगर जो है अब वो थॉइंग हो रही है, मतलब मेल्टिंग हो रही है, तो उस करकास को खाने के लिए अब जैसे जैसे डिग्रेड होगा तो वो बैक्टीरिया फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। और वो किस तरीके का पिटारा खोलने वाले हैं वो कुछ भी नहीं पता। तो ओवरऑल ये भी कहा जाए तो परमाफ्रॉस्ट में क्या चीज़ें मिस्ट्री है, ये अभी क्या चीज़ें किस तरीके से क्या जो है पेंडेमिक लाएगा, ये सब जो है अभी कुछ पता नहीं। हालांकि ये जरूर है, कार्बन है, मीथेन है, उत्सर्जित होगा ही होगा। ये कंकाल आ रहे हैं यहाँ से जो है ये दिख रहे हैं, डिग्रेड होंगे। तो भैया वहाँ पे बैक्टीरिया जो कई सालों से, कई लाखों सालों से जो मतलब वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। और वो किस तरीके की या बैक्टीरिया, वायरस, यही सब तो फैलाते हैं पेंडेमिक, वो क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। रोड, रेलवे, ये सब जो बना रखे हैं, इनका क्या हाल होगा। खैर, लोग क्या लगे हुए हैं कि भैया नेचुरल गैस मिल जाएगी, वो सब हम पूरा इकट्ठा कर लेंगे, इन सब में लगे हुए हैं। बट नेचर को कोई भी टेम नहीं कर सकता। जब नेचर अपने पे आता है तो वो फिर अपने हिसाब से काम करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें यहाँ बताई गई है। परमाफ्रॉस्ट आपको मालूम है एक मतलब ज़मीन होती है, उस खंड, भूमि के उस खंड, मिट्टी, चट्टान, किसी भी शामिल बर्फ या फिर जैविक सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ पर लगातार 2 वर्षों तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहता है। भारत का अगर पूरा एरिया देखें, भारत का नहीं पूरे ग्लोब का अगर पूरा देखें एरिया, तो 15% तक जो है परमाफ्रॉस्ट के अंतर्गत आता है। इमीडिएट इफेक्ट तो भैया वही है, रोड बिल्डिंग को दिक्कत होगी, कनाडा और रशिया में देखा गया है। ठीक, 500 मीटर रोड के लिए जो है हर साल $4 मिलियन जो है कनाडा खर्च कर रहा है, सोचिए। और इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑर्गेनिक मटेरियल, वहीं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि एक करकास हो गया आपका, जो है कंकाल हो गया आपका, ये बहुत बड़े वाले, मैमथ वाले, और ये सब फ्रोज़न है। ये सब जैसे जैसे ये डीफ्रोज होंगे, थॉइंग होगी, तो ये वापस आ सकते हैं। माइक्रोबायोटा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है निकल सकती है। और जो है कई सारे जो इसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन जो था, जो उसने इकट्ठा कर रखा था, वो कार्बन उत्सर्जित करेगा। ठीक, 1500 बिलियन टन कर देगा, ऐसा एस्टिमेट है। और जो है यहाँ पर क्या इन उत्सर्जनों को समझने के लिए हमें और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। कितना भी आप समझ लो, अभी तो जो है काफ़ी कुछ चीज़ें तो मिस्ट्री रहेंगी, लेकिन हाँ, कार्बन उत्सर्जन होगा। फॉरेस्ट फायर बढ़ गई हैं रशिया में, जो है फॉरेस्ट फायर बढ़ गई। अभी तो इतनी बड़ी एक फॉरेस्ट फायर थी जो कि पोर्टुगल जो कंट्री, उसके क्षेत्रफल के बराबर थी, एरिया के बराबर।
समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। साथ ही साथ क्या अगर थॉइंग, क्या इससे नए बैक्टीरिया वायरस निकल सकते हैं। रशिया में मैमथ पाए गए हैं, वो डिग्रेड होंगे तो कई सालों से, लाखों सालों से जो बैक्टीरिया फ्रोज थे वो सब पुनर्जीवित होंगे। तो पॉसिबल है कि भैया सरप्राइज दे सकते हैं कुछ इस तरीके के। और क्या चीज़ें आगे होंगी अभी नेसेसरली कुछ बताया नहीं जा सकता, बट जो है सरप्राइज तो रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तार बॉल क्या होते हैं। देखो, जो समुद्री एरिया है, जैसे मान लीजिए अरेबियन सी है, इसको ऐसे ही समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी शक्ल देख लो आप पहले। जैसे ये भारत का ये हो गया अरेबियन सी जो है आपका, इसका जो ओपन सी है, यहाँ पे कई सारे जो जहाज, जो आपके पानी के जहाज हैं वो आपके जाते रहते हैं। तो ऑयल वहाँ से कुछ कुछ, कभी कभी तो भैया ऑयल स्पिल हो जाता है, पानी में चला जाता है। ठीक, और कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी का रिसाव, पानी में रिसाव जो है ऑयल का होता रहता है, क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, इन सब का। अब जो पानी की हवाएं हैं, पानी का जो ओशन करंट है, उन सब की वजह से क्या है, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, उधर ये धीरे धीरे जो है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ये पहुंचता रहता है। और वहाँ के जो बीचेस हैं, जो वहाँ के जो आपके एरिया है, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये जो है इस तरीके से पहुंच जाते हैं। अब पहले क्या होता था कि ये काफ़ी छोटे साइज़ में होते थे, अब तो ये बास्केटबॉल के बराबर साइज़ में भी आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े क्रूड ऑयल, कच्चा तेल के जो है ये एक तरीके से छोटे छोटे गोले टाइप के, आप समझ सकते हो। बड़े बड़े जो है बास्केटबॉल टाइप के तो 6 से 7 किलो तक के भी होते हैं। और ये वहाँ पे जाकर टकराते हैं, तितर बितर हो जाते हैं वेव और विंड की वजह से, लेकिन कुछ कुछ अभी भी बड़े रह जाते हैं और अब तो बड़े ज़्यादा दिखते हैं। और इसकी वजह से जो है काफ़ी गंदी बदबू भी आती है, सारी चीज़ें होती हैं। कई अभी मुंबई में ऐसा देखा भी गया था हाल फिलहाल में। तो ये जो कच्चे तेल के जो ये बबल हैं, ठीक है ना, गोलाकार हैं, जो कि आपका पानी में वैसे ओपन सीज में रहता है, लेकिन धीरे धीरे विंड और वेव की वजह से जो आपके तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं, इनको ही तार बॉल बोला जाता है। सिंपल सी चीज़ है। अभी साउथ मुंबई में कैफ़े परेड शोर लाइन पे देखा गया था, उससे पहले जुहू बीच पे भी देखा गया था। और ये जो है बहुत ही चिपचिपे टाइप के होते हैं। अच्छा, इनको जो है हटाने की, साफ़ करने की कोशिश करी गई, तो जिससे साफ़ कर रहा है तो उसी में बहुत चिपक गया ये, तो वही नहीं मतलब साफ़ करना ही उसने कम मुश्किल हो गई। तो बीएमसी ने ये बहाना इसमें भी बना दिया, बहाना बनाया या फिर जो भी है। तो जो आपकी बीएमसी है, जो हर बार दिक्कत आती है उसको मानसून के टाइम पे, सब जो है पानी में भर जाता है, तो उसने इस वाले में ये वाली चीज़ कही, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि मानसून के टाइम पे ज़्यादा होता है, ये तार बॉल ज़्यादा दिखते हैं। तो मानसून के टाइम पे हवाएं जो है, आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट की तरफ से हवाएं चलती, तो वो नेचुरली जो है आपका उस समय ज़्यादा ढकेलती है वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे भारत के। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वेदरिंग जो होती है, अब जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें वेदरिंग जो होती है, ठीक है ना, अपक्षय जिसे कहते हैं, उसके होने की वजह से तार बॉल बन जाते हैं। ठीक, वेदरिंग कई तरीके की होती है, भौतिक रूप से, फिजिकल भी हो सकती है, आपकी रासायनिक भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है, बायोलॉजी भी हो सकती है। तो क्रूड ऑयल पे जो वर्क करती है तो उसकी वजह से हो जाती है। इसमें जो है तार बॉल को छोटे भी हो सकते हैं, बास्केटबॉल के साइज़ भी हो सकते हैं, बास्केटबॉल के साइज़ अब ज़्यादा दिखने लग गए हैं। और विंड और वेव की वजह से ये आ जाते हैं स्मॉलर पैचेस में। आपका वेस्टर्न कोस्ट पे मानसून पे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि उस समय जो है साउथ वेस्ट वाली जो मैंने आपको बताया वो है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि हमने यहाँ साफ़ कर रहे थे, लेकिन उसमें साफ़ करते गए तो उसी में चिपक गया, तो ये जो है नहीं साफ़ कर पाए ढंग से। ठीक, तो अगला जो हमारा सेक्शन आता है उसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। ये हमारा फेवरेट सेक्शन होता है। इसमें प्रीलिम्स में किस तरीके से जो है आंसर्स हम लोग को किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए हैं। ट्रू हो तो ट्रू बताना, फॉल्स हो तो उनको हटा देना। ठीक, तो टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बनाया गया आपका जो है 2014 में। बाघ अभ्यारण्य जो है ये 2014 में बनाया गया और भारत का 45वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया गया। अच्छा बताइए, अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? अभी जो 2 नए जोड़े गए हैं उनका नाम बता दीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पीलीभीत इंपॉर्टेंट जो है एक आवास है टाइगर्स के लिए, और इससे जो है कई सारे और भी टाइगर के जो आवास है उनको जोड़ता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चाहे वो स्टेट के अंदर हो या फिर बाहर हो। और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और ये बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाले 2 नहीं भी आते हैं, आपको ये ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको देखा कि अच्छा, तो तभी मैं कहता हूँ पूरा क्वेश्चन जो वो पढ़ा करो, ठीक है ना। तो 30 वाला आपने देखा कि हाँ बिल्कुल कन्फर्म आपको पता है कि गलत है, तो आपने देखा कि भैया ये तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर आपका ए निकल गया।
ठीक है। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड ऐसे यूज़ कर सकते हैं। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट और बहराइच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, उस पर ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आता है। और अभी क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों था कि शुक्ला फंटा जो नेशनल पार्क है नेपाल के रीजन में, तराई रीजन में, वहाँ से कई सारे जंगली हाथी आ गए आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और वहाँ की जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया। ये होता है बहुत, जो है आ जाते हैं जो आपके इस एरिया में, लखीमपुर और इधर वाले एरिया तराई क्षेत्र में आपका नेपाल से कई सारे जो है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, कोई वो तो है नहीं, तो कई सारा जो झुंड है वो आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि पहचान कौन वाला क्वेश्चन है ये। तो ये जब हिल एरिया होता है आपका, हिल एरिया पे जो ये सॉइल होती है या फिर जो एरिया है, इसको बी से कुछ बोलते हैं, उसका नाम आपको बताना है। फिर ये तराई एरिया जो होता है कि आपका जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, फिर पानी जो है आपका यहाँ पे वापस नदियों का दिखता है, उसको तराई एरिया बोला जाता है। ये आपका हिल के जो है ज़मीन, जब जैसे ज़मीन से जुड़ते हैं वहाँ वाले एरिया को बोला जाता है, इसको तराई बोलते हैं। फिर ये बी से नाम कुछ एक एरिया बोला था, फिर खादर बोला था, जो कि फ्लड प्लेन्स होती हैं। ये दोनों बी क्या हैं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसको आप अटेम्प्ट करो ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए बोला रहा है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर नेशनल पार्क और सेंचुरी उत्तर प्रदेश की दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है दुधवा, और ये लखीमपुर में स्थित है, नेपाल बॉर्डर पे। ठीक, इसके अलावा जो सेंचुरीज हैं, जो अभयारण्य हैं, वो हैं आपके गंगा मथुरा के पास में, किशनपुर क्या आपका हो गया, नेशनल चंबल, रानीपुर, चंद्रप्रभा, कैमूर, वाल्मीकि नगर और कर्तनिया घाट। ठीक, तो इनको जो है जरूर याद रखिए। बर्ड सेंचुरी भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाजरा मिशन से, मिलेट मिशन संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो कथन नीचे दिए गए हैं वो असत्य है। ठीक, जो फॉल्स हैं वो आपको बताने हैं। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है मिलेट मिशन, बिल्कुल गलत है, असत्य है ये बिल्कुल। ठीक, तो पहला भी हो सकता है। आप देखिए पहले वाले दो ऑप्शन है, ठीक है ना, आपका ए हो गया और डी हो गया, दो है ना, तो ये आप इस पे रहोगे कि भैया हाँ, तो ये दो आपके गलत हो गए। तो इन दोनों में से आपको भले ही कंफ्यूजन हो, मार्क जरूर करके आना। और ये इनिशिएटिव जो है चीफ मिनिस्टर का, ये विजन दिखाता है कि जो भारत को एक, जो ये राज्य है उसको एक भारत का बाजरा हब बनाना, सबसे ज़्यादा बाजरा, सबसे बढ़िया बाजरा जो है वहाँ का बनना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए इस मिशन को जो है स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, समझौता ज्ञापन साइन किया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ में, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपके साथ में हैदराबाद के, और जो कलेक्टर हैं 14 डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के, उनके साथ में। ठीक, भाई ज़मीन पे उगाओगे तो वो 14 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ढूंढ ली। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, तीसरे वाले में, दूसरे वाले में अगर आप देखो तो ये सही है। ठीक, तो और सही पूछा नहीं गया है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो हैं भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया है और चाहते हैं कि फार्मर को, उनको जो है बढ़िया जो है उपज का पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनकी उचित मूल्य मिलना चाहिए, और साथ ही साथ माइनर सीरियल क्रॉप को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा और जो बेनिफिट हैं मिशन, मिलेट मिशन की वजह से, बाजरा मिशन की वजह से फार्मर्स को, कि उनको क्या क्या इनपुट है उसमें हेल्प करना चाहिए मिलेट को उगाने के लिए। प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, भाई मिलेट उग गया तो उसको जो है, अगर उसका प्रोक्योरमेंट अच्छे से नहीं हो, उसके अरेंजमेंट करना चाहिए, भाई उसके खेत पे ही पहुंच जाए गाड़ी और वॉट जो है उस पर डाल के पहुंच जाए सरकारी उसमें आपका जो है गोदामों में, तो क्या दिक्कत है यार। ठीक है ना, फार्मर्स को हेल्प करो, अन्नदाता बोलते हो तो फिर बात भी करो ना वैसे। और फिर उसके बाद फार्मर्स की जो है हेल्प करनी चाहिए, ताकि कि वो उसका प्रसंस्करण अच्छा से कर सकें क्रॉप का। फार्मर्स को जो है एक्सपर्टीज़ जो है उसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से, कौन से सीड में कितना फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनको बताना चाहिए, ताकि अच्छी फसल हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उगाएं और उनको उसका जो है उचित मूल्य भी मिले। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है वाकई में तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब कराकर। ठीक, आप लोगों को बता दूं UPSC का 2021 का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। जहाँ जानकारी के लिए 8564805330 96960660 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।